जय हिंद दोस्तों। आज फिर एक नए क्लास में स्वागत है, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं सेमेस्टर 1 का हिंदी, जो कि एमजेसी में है। अगर आपका एमजेसी, एमआईसी या एमडीसी किसी में भी है तो आप लोग इस क्लास को पूरा जरूर कीजिएगा। ये यूनिट वाइज हम अब क्लास कराने लगे हैं। तो इसमें पहला यूनिट है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास में हम पढ़ने वाले हैं आदिकाल से रीतिकाल तक। आदिकाल से रीतिकाल तक इसमें हम पहला पॉइंट पढ़ेंगे हिंदी साहित्य इतिहास दृष्टि, इतिहास और साहित्य का इतिहास। इसके बाद हम पढ़ेंगे काल विभाजन एवं नामकरण संबंधी समस्याएं, जो काल विभाजन करने में नामकरण संबंधी समस्याएं आई थी। इसके बाद है दूसरा पॉइंट इसमें आदिकालीन साहित्य। इसमें पढ़ेंगे नामकरण और काल निर्धारण। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसी में है आदिकालीन साहित्य की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक पृष्ठभूमि। अगर आप लोग इस क्लास को पूरा करते हैं तो समझ लीजिए ये एक मॉडल सेट है। इसमें हम सभी लाए हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि और वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी है, जो कि लगभग 10 प्रश्न है। अगर आप एक क्लास करते हैं तो समझ लीजिए कि हिंदी का 25% हिस्सा आप कवर कर लेंगे, क्योंकि इसमें 6 यूनिट बना हुआ है। तो एक यूनिट से हम 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे और 4 सब्जेक्टिव दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और 2-3 लघु उत्तरीय प्रश्न, और साथ में इसका पूरा डिटेल से हम देखने वाले हैं। अगर आप लोग का सेशन 25 से 29 है तो आप लोग इस क्लास को जरूर अंत तक कीजिएगा, ताकि आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस समय देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर आप लोग इस मैसेज करके पीडीएफ मंगा सकते हैं। अगर आपका सेशन है 25 से 29, तो अगर बाद में भी देख रहे हैं तो आप लोग के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य इतिहास दृष्टि, इतिहास और साहित्य इतिहास के बारे में। साहित्य का इतिहास सामान्य इतिहास से अलग होता है। साहित्य का जो इतिहास होता है वह सामान्य इतिहास से अलग होता है। जहाँ सामान्य इतिहास राजाओं जैसे युद्धों और राजनीतिक घटनाओं का लेखा जोखा है, वही साहित्य का इतिहास जनता की चित्रवृत्ति का इतिहास है। साहित्य का इतिहास क्या है? जनता की चित्रवृत्ति, वो होता है साहित्य का इतिहास। और राजा युद्धों की जो राजनीतिक घटनाओं का लेखा जोखा है, वो होता है सामान्य इतिहास। इसके बाद इतिहास और साहित्य इतिहास देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। जैसे जैसे समाज बदलता है वैसे वैसे साहित्य का स्वरूप भी बदलता है। चित रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा जैसे जैसे समाज बदलता है वैसे वैसे साहित्य भी वहाँ का अपने आप स्वरूप भी बदल जाता है। इसके बाद है इतिहास दृष्टि। साहित्य के इतिहासकार का काम केवल रचनाओं की सूची बनाना नहीं है। जो साहित्य इतिहास है वो सिर्फ काम के नहीं है, बल्कि उस समय की परिस्थितियों का रचना के लिए संबंध को भी स्पष्ट करना होता है। इसके बाद है काल विभाजन एवं नामकरण। तो काल विभाजन एवं नामकरण संबंधी समस्याएं, यह समस्याएं कैसे उत्पन्न हुई? हिंदी साहित्य के लगभग 1000 वर्षों के इतिहास को बांटना एक चुनौतीपूर्ण कार्य रहा है। ये जो हिंदी साहित्य के इतिहासकारों को जो बांटना था वो बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहा है। इसकी प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित है। इसकी जो प्रमुख समस्याएं हैं निम्नलिखित है, पॉइंट वाइज है। पहला पॉइंट है इसमें अस्पष्ट सीमा रेखा। ये जो काल विभाजन था उसका कोई सीमा रेखा नहीं था कि यहाँ तक है, इसका सीमा रेखा इस रेखा से यहाँ तक है, इसका कोई भी सीमा रेखा नहीं था, इसलिए इसको विभाजन करने में बहुत ही कठिनाई हुआ। इसके बाद है यह तय करना मुश्किल होता कि कोई काल ठीक किस वर्ष हुआ है।
इसके बाद है दूसरा दूसरा पॉइंट है इसमें प्रवृत्तियों का मिश्रण। एक ही समय में वीर गाथा, भक्ति और श्रृंगार तीनों तरह की रचनाएं मिल सकती है। इसमें जो है प्रवृत्तियां भी मिली हुई थी, जैसे वीर गाथा और भक्ति और श्रृंगार तीनों मिले हुए थे। इसके बाद इसमें तीसरा पॉइंट है इसमें तीसरा नामकरण का आधार। नामकरण किस आधार पर हो? कवि के नाम पर जैसे भारतेंदु युग, प्रवृत्तियों के नाम पर जैसे भक्ति काल, या शैली के नाम पर जैसे रिक्त काल। कोई भी इसका निश्चित निश्चित पॉइंट नहीं था कि किस आधार पर किया जाए, इसलिए इसका विभाजन में बहुत ही तकलीफें हुई। जैसे कि अगर कवि के नाम पर रखा जाए तो वह भारतेंदु युग है, प्रवृत्तियों के नाम पे रखा जाए तो भक्ति काल है, और शैली के नाम पर रखा जाए तो रीति काल है। इसीलिए वहां के विभाजन में बहुत ही तकलीफ हुई थी। उसके बाद है आदिकालीन साहित्य, जैसे नामकरण और काल निर्धारण। आदिकाल लगभग 1050 1375 हिंदी साहित्य का शुरुआती दौर है। इसके नामकरण को लेकर विद्वानों में सबसे अधिक मतभेद है। पहला वीरगाथा काल। वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल की 12 महत्वपूर्ण पुस्तकें जैसे पृथ्वीराज रासो के आधार पर इसे वीरगाथा काल कहा है। ये वीरगाथा काल किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने। इसमें रामचंद्र शुक्ल जी 12 महत्वपूर्ण पुस्तकें जैसे पृथ्वीराज रासो के आधार पर इसे वीरगाथा काल कहा है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट चारण काल। डॉक्टर गिरिजन और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने राजाओं की स्तुति करने वाले चारण कवियों के कारण यह नाम दिया। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सिद्ध सामंत काल। सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने सिद्धों की धार्मिक रचनाओं और सामंतों की प्रशंसा के कारण यह नाम रखा। ये जो सिद्ध सामंत काल है वह किसने रखा? तो राहुल ने नाम रखा। इसके बाद आदिकाल। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे आदिकाल कहा, जो आज सबसे अधिक स्वीकार्य है, क्योंकि यह नाम किसी एक प्रवृत्ति तक सीमित नहीं रहकर एक व्यापक शुरुआत का बोध कराता है। आदिकाल का नाम किसने रखा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपको वस्तुनिष्ठ में पूछ सकता है, लेकिन आप लोग इसको याद जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आज का सबसे स्वीकार्य युग आदिकाल को माना जाता है। इसके बाद है इसमें तीसरा क्वेश्चन जो बना हुआ है कि आदिकालीन साहित्य की पृष्ठभूमि। तो आदिकालीन साहित्य की पृष्ठभूमि क्या थी? तो चलिए देखते हैं। किसी भी युग के साहित्य को समझने के लिए उसकी परिस्थितियों को समझना अनिवार्य है। किसी भी युग को साहित्य की समझने के लिए उसकी परिस्थितियों को समझना अनिवार्य है, क्योंकि इसमें जो भी घटना होता है उसके साहित्य के हिसाब से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद राजनीतिक पृष्ठभूमि। पहला पॉइंट, यह काल युद्ध और अशांति का काल था। यह जो काल है राजनीतिक आदिकालीन, वो राजनीतिक पृष्ठभूमि से है कि यह काल जो युद्ध और अशांति का काल था। केंद्रीय सत्ता जैसे हर्षवर्धन के बाद का अभाव था। इसके बाद इसमें दूसरा पॉइंट, राजनीतिक पृष्ठभूमि में देश छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और राजपूत राजा आपस में लड़ते रहते थे। वहाँ के जो राजपूत और राजा थे वे आपस में ही लड़ते रहते थे। उसके बाद इसमें इसमें ये पॉइंट है, इसी समय उत्तर पश्चिम से विदेशी मुस्लिम आक्रमण शुरू हो गए। इसी समय जो है आदिकालीन समय उत्तर पश्चिमी से मुस्लिम लोग आक्रमण शुरू हो गए। चलिए अब देखते हैं सामाजिक पृष्ठभूमि। सामाजिक पृष्ठभूमि में जो आदिकालीन साहित्य की जो है सामाजिक पृष्ठभूमि, उसमें पहला पॉइंट है जाति में जाति प्रथा, जाति पाति और छुआछूत का बोलबाला था। वो जो आदिकालीन साहित्य थी उस समय समाज में जाति पाति और छुआछूत का बोलबाला बहुत अधिक था। उसके बाद स्त्रियों की स्थिति दयनीय थी, और उस समय जो थी स्त्री की जो स्थिति थी वह बहुत ही दयनीय थी। वह केवल भोग की वस्तु मानी जाती थी। सती प्रथा और जोहर जैसे रिवाज प्रचलित थे।
इसके बाद है इसमें नेक्स्ट पॉइंट, जनता युद्धों से त्रस्त थी और राजाओं के आश्रित कवियों का समाज से कटाव था। राजा जो थी वो आश्रित कवियों का समाज से कटाव था। इसके बाद है इसमें आदिकालीन का सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। तो धर्म के क्षेत्र में भारी उथल पुथल थी। बौद्ध धर्म विकृत होकर ब्रजियान बन चुका था। धर्म जो था वो बहुत ही उथल पुथल था, जो कि बौद्ध धर्म विकृत होकर ब्रजियान बन चुका था। उसके बाद सिद्धों, नाथों और जैन मुनियों को अपने अपने मत थे। इसके बाद हिंदुओं और मुस्लिम संस्कृति का मिलन शुरू हो रहा था, जिससे आगे चलकर सूफी और भक्ति मार्ग का जन्म हुआ। इसी से आगे चलकर जो हुआ सूफी और भक्ति मार्ग का जन्म हुआ। इसके बाद है इसमें नेक्स्ट पॉइंट है साहित्यिक पृष्ठभूमि। जो आदिकालीन पृष्ठभूमि साहित्य है उसका साहित्यिक पृष्ठभूमि। इस काल में 3 प्रकार का साहित्य प्रमुख रूप से लिखा गया है। इसमें पहला है धार्मिक साहित्य, सिद्ध, नाथ और जैन साहित्य। दूसरा देखते हैं विरागता वीरगाथात्मक साहित्य। वीरगाथात्मक साहित्य रासो काव्य, जैसे पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो। इसके बाद है इसमें तीसरा लौकिक साहित्य, अमीर खुसरो की पहेलियां और विद्यापति की पदावली। इसके बाद चलिए इसमें समय की भाषा अपभ्रंश, डिंगल और पिंगल थी। जो उस समय की भाषा थी वो क्या थी? अपभ्रंश, डिंगल और पिंगल थी। इसके बाद इसका निष्कर्ष निकल के आता है कि आदिकाल संघर्ष और विकास का काल। जहां तक एक तरफ युद्धों की हुंकार थी, वहीं दूसरी तरफ आध्यात्मिक शांति की खोज भी जारी थी। इसके बाद चलिए अब नेक्स्ट, तो चलिए अब देखते हैं जो भी इनसे बनेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक किसे माना जाता है? ए, ऑप्शन ए में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन खो में है शिव सिंह सेंगर। ऑप्शन गो में है गारसा दत्तासी। ऑप्शन घो में है जॉर्ज ग्रिशियन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन गो, गरगा दत्तासी। इसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? ऑप्शन ए सिद्ध सामंत काल। ऑप्शन बी वीरगाथा काल। ऑप्शन सी चारण काल। ऑप्शन डी प्रारंभिक काल। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी वीरगाथा काल। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर में है आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? ऑप्शन ए के कृतांत। इसके बाद है दूसरा ऑप्शन है इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी। तीसरा ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी और चौथा ऑप्शन है मिश्र बंधु। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन को राहुल सत्याकियान। इसके बाद चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। शुक्ल जी के अनुसार आदिकाल की समय सीमा क्या है? जो शुक्ल जी के अनुसार आदिकाल की समय सीमा क्या है? ऑप्शन ए 750 से 1000 ईस्वी। ऑप्शन बी 1050 से 1375। ऑप्शन सी 1375 से 1700। ऑप्शन डी 1000 से 1350। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 1050 से 1375। इसके बाद चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन में है पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? जो पृथ्वीराज रासो है उसके रचयिता कौन है? ऑप्शन ए नरपतित नाला। ऑप्शन बी जगनिक। ऑप्शन सी चंद बरदाई। ऑप्शन डी अमीर खुसरो। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन गो होगा सही आंसर, चंदर दाई। चलिए छठा देखते हैं। आलाखंड किस रचना का दूसरा नाम है? आलाखंड किस रचना की दूसरा नाम है? ऑप्शन को मान रासो। ऑप्शन खो हामिर रासो। ऑप्शन गो परमाल रासो। ऑप्शन घो बिसलदेव रासो। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन गो। ऑप्शन गो सही आंसर होगा परमाल रासो। इसके बाद चलिए सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन में है आदिकाल में पहेलियां और मुकरियां लिखने वाले कवि कौन थे? ऑप्शन को विद्यापति। ऑप्शन खो अमीर खुसरो।
ऑप्शन गो गोरखनाथ, ऑप्शन गो सरहापा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन खो अमीर खुसरो। इसके बाद चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? हिंदी के प्रथम कवि किसे माना जाता है? ऑप्शन को लुइपा, ऑप्शन खो कबीर, ऑप्शन गो सरहापाद, ऑप्शन गो तुलसीदास। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन गो सरहापाद। इसके बाद है इसमें 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन में है डिंगल भाषा का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन को ब्रज, ऑप्शन खो मिथिला, ऑप्शन गो राजस्थान, ऑप्शन गो अवध। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन गो राजस्थान। राजस्थान में ही डिंगल भाषा का अर्थ है, संबंध जो क्षेत्र है वो राजस्थान से है। इसके बाद चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं जो कि इसका अंतिम वस्तुनिष्ठ प्रश्न होने वाला है। मैथिली कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ये जो मैथिल कोकिल है वो इस नाम से कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शन को स्वयंभू, ऑप्शन को विद्यापति, ऑप्शन गो हेमचंद, ऑप्शन गो पुष्पदंत। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन खो विद्यापति। चलिए अब कुछ देख लेते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें पहला पॉइंट है साहित्योहासिक दृष्टि। साहित्य का इतिहास जनता की चित्रवृत्ति का इतिहास है। ये जो साहित्योतिक इतिहास है वो होता है साहित्य का इतिहास, जनता की चित्रवृत्ति इतिहास है। इसके बाद है दूसरा पॉइंट, इसमें नामकरण की समस्या है। विभिन्न विद्वानों द्वारा अलग अलग आधारों पर नाम देने के कारण आदिकाल का नामकरण विवादित रहा। बाद इसमें तीसरा पॉइंट है रासो साहित्य। आदिकाल का वह साहित्य जिसमें वीरता और युद्धों का सजीव वर्णन है। इसमें चौथा पॉइंट है नाथ साहित्य। नौ नाथों द्वारा रचित साहित्य जिसके प्रवर्तक गोरखनाथ माने जाते हैं। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उसका भी मदद हो सके और अपनी तैयारी को बहुत ही ऊंचाई पर ले जा सके। जो कि एग्जाम में आपके एग्जाम से जो भी पॉइंट व्यू से निकलता है क्वेश्चन उसी को हम आज क्लास में करवाए हुए हैं। अगर आप लोग इसका पीडीएफ नोट्स चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया गया है, आप इजीली मंगा सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में।